नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत में वनस्पतियों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पतियों की हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है और उनकी लोकेशन क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो दरअसल ये अध्याय जो था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत छूटा हुआ था, जिसको मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप इसको उसी श्रृंखला में कंटिन्यू कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैप के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं भारत में प्राकृतिक वनों के बारे में या वनस्पतियों के बारे में देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा वनस्पतियों के बारे में, इसका थोड़ा भौगोलिक वितरण के बारे में देखेंगे, वैश्विक स्तर पर जानेंगे, क्योंकि आप अगर जो वैश्विक स्तर पर जान जाएंगे वनस्पतियों के बारे में तो इसको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँगा और बताएंगे कि अगर किसी भी वनस्पति के लिए कौन कौन सी दशाएँ होती हैं, किन से ये प्रभावित होती हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्राकृतिक है अर्थात जो प्रकृति के द्वारा मानव हस्तक्षेप से परे ऐसी वनस्पतियां जो स्वतः ही फलती फूलती रहती प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखेंगे तो कौन कौन सी वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कारकों की बात करेंगे तो एक होता है वर्षा। वर्षा के आधार पर ये क्या करते हैं, हम वनों को डिवाइड करते हैं। हम एक एक यहाँ पे देखिए कारक लिखे हुए हैं, इनके आधार पर मैं भी सबका डिवीजन में आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे डिवीजन करते हैं। तो हम लोग जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, वहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं। थोड़ा कम होगी तो वहाँ पर कैसे होंगे कि पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और कम होगी तो शुष्क वन पाए जाएंगे। अर्थात वर्षा का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और पूरी वनस्पतियों को अर्थात किसी भी वन को फलने फूलने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। अर्थात वर्षा की काफ़ी मात्रा होती है। अगर जो आप पानी पीना बंद कर देंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। इसलिए पानी क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से तापमान है। इस समय देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर जो ये गर्मी होती तो मुझे जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अर्थात कहने का मतलब किसी भी वनस्पति को फलने फूलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च का मतलब ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल टेम्परेचर होनी चाहिए, जैसे 30 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, तभी पेड़ क्या होते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो तापमान, जहाँ पे तापमान ज़्यादा है वहाँ पर भी सदाबहारी वन पाए जाते हैं। तापमान अधिक है, अब जहाँ पे तापमान कम है, एग्जाम्पल के तौर पे आप टुंड्रा टाइगर ले लीजिए, वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वनों में काफ़ी ज़्यादा अर्थात जो उन वनों में विविधता बहुत कम देखने को मिलती है। शंकुधारी वन लगे हैं तो शंकुधारी वन ही है, उसमें कोई जीव वगैरह नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वनों को ले लेंगे तो वहाँ पे कई प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जो आप शीत ऋतु अर्थात शीत कटिबंध के किसी भी वन को ले लेंगे तो वहाँ पर आपको जैवों की विविधता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक जीव को उसमें ढालने के लिए टेम्परेचर जो मान लीजिए हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको मेंटेन करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मैं जैकेट इसीलिए पहना हूँ, क्योंकि जो मनुष्य है वो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में रहने के लिए बना हुआ है। तो तापमान को पेड़ों को अर्थात ग्रो करने के लिए तापमान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तापमान के आधार पर भी हम क्या करेंगे, वनों को डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे वन डिवाइड होंगे उनको मैं तापमान के आधार पर डिवाइड करूँगा। समुद्र से दूरी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है। और जब आप समुद्र से दूरी की, जैसे मान लीजिए भारत में जैसे जो मानसून आता है तो आप जान रहे हैं कि इस तरफ से क्या होता है, इस तरह से आता है यहाँ पे। तो वर्षा की मात्रा मैंने बताया ना, वर्षा कैसे होगी, मानसून से वर्षा होगी, बारिश होगी, वर्षा होगी। तो जब समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगी, वर्षा क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्योंकि वर्षा का जो वितरण है वो जो इस तरफ से आप देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटता चला जाता है, क्योंकि यहीं से मानसून उठ रहा है। ये मैं गर्मियों की बात बता रहा हूँ। तो इस तरफ क्या हो रहा है, ये वर्षा इस तरह से कम होती चली जाती है। अर्थात जैसे ये समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात महाद्वीपीय जलवायु की ओर जैसे हम पहुँचेंगे, उस क्षेत्रों में क्या होगा कि वनों में क्या होगा, हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, पर्णपाती टाइप के वन हमें देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा। दूसरा है ढलान की क्या आखिर जरूरत है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा उदाहरण के तौर पे हिमालय को ले लीजिए। हिमालय क्या है कि अगर जब हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात इस तरफ आप देखेंगे तो कई आपको बहुत सारे वन, आपको पेड़ पौधे आपको देखेंगे। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है तो इसमें कई सारे आपको इस ढलान अर्थात दक्षिण की ढलान की तरफ आपको कई सारे वन देखने को मिलेंगे।
और उत्तर की ओर जैसे आप उस तरफ तिब्बत की तरफ चले जाएंगे आपको पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं मिलेंगे, कुछ खास पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। तो ढलान क्या, अर्थात ढलान की अगर आप देखेंगे तो ढलान किस तरफ होनी चाहिए, ये ढलान अगर जो सूरज की दिशा की ओर है तो वहाँ पर प्रकाश वगैरह अच्छे से मिलता रहता है, इस वजह से पौधे अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। इस वजह से ढलान भी वनस्पतियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखना ढलान है किस तरफ, वनस्पति को प्रभावित करने में ढलान की मुख्य भूमिका होती है। वहीं अगर जब दक्षिण हिमालय के क्षेत्र में अर्थात इस तरफ उत्तर की तरफ की भारत की तरफ की ढलान की अगर जो रुख करेंगे तो आपको कई सारे सदाबहार है, पर्णपाती वन और कई सारे आपको पर्वतीय वनों में भी कई सारे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तिब्बत को तो टुंड्रा टैगा जैसे पेड़ मिलेंगे कौन, वहाँ पर मिलेगा पांडा जैसे जीव मिलेंगे, कुछ खास वनस्पतियाँ होंगी नहीं, सब तरफ बर्फ ही बर्फ, बस बर्फ ही बर्फ। तो उसी लेकिन इस तरफ क्या है, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो सूरज की किरणें जो इसकी तरफ सीधे पड़ती रहती हैं, इस वजह से क्या होता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पौधों को अच्छा प्रकाश मिल पाता है, इसलिए पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। उत्तर में ऐसा उस तरफ नहीं हो पाता है। और बता दूं कि कई ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देखेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ले लीजिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो पेड़ों की अर्थात जो ढलान की बात बताया ना, तो जैसे पेड़ जो होते हैं रेगिस्तान के उनकी आप देखेंगे तो हमेशा उनकी जो वो दक्षिण की ओर मुड़े हुए होते हैं। अधिकतर पेड़ आप रेगिस्तानी क्षेत्र में देखेंगे तो वो पेड़ क्या होता है दक्षिण की ओर इसलिए मुड़ जाते हैं क्योंकि धूप वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पड़ती रहती है, तो दक्षिण की ओर मुड़े। और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो पर्वतों की ढलान से बर्फ के पिघलने के रूप के आधार पर दिशा का भी अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि जो ढलान दक्षिण की ओर होगी वो सूरज के ठीक किरणें उसमें पड़ेंगी तो वहाँ पर बर्फ थोड़ी कम जमेगी, और जो ढलान उसके उल्टी दिशा में होगी वहाँ पर क्या होगा, बर्फ ज़्यादा जमी होगी, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है। तो ये सब है ढलान के आधार पर वनस्पतियों का डिवीजन। फिर है मिट्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी, अर्थात आप जान रहे हैं कि काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, अलग अलग मिट्टियों के आधार पर भी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, तो उन मिनरल्स के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पर होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए तो आप सुंदरी वृक्ष को ले लीजिए, ये मैंग्रोव वनस्पतियों में ले लीजिए, तो दलदली मिट्टी जहाँ पे होगी वहाँ पर ये उगेंगे, अर्थात दलदली मिट्टी में हमें देखने को मिलेगी। और आप काली मिट्टी में ले लीजिए, काली मिट्टी में आप देख लीजिए सोयाबीन वगैरह ये सब खेती काली मिट्टी में की जाती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या होता है वो काली मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल होते हैं वो उस वनस्पति के अनुकूल होने चाहिए, तभी वहाँ पर वनस्पतियाँ उगेंगी। तो मिट्टी में भी अर्थात किसी भी पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए मिट्टी की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, मिट्टी बिल्कुल अहम रोल निभाती है। दूसरा आप कारण देखिए पवन की मैंने बताया, अगर जो किसी भी क्षेत्र में पवनें काफ़ी तेज चल रही होंगी तो पवनें अपने साथ क्या करती नमी को उड़ाते हुए लेकर चली जाएंगी, तो अगर जो नमी को उड़ा के लेकर चली जाएंगी तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, मतलब पौधों में नमी की कमी होगी, नमी की कमी में वो ऐसे पौधे वहाँ पर उगेंगे वो पौधे जिनमें नमी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो ये पौधों की भी मुख्य भूमिका है। दूसरा प्रकाश को मैंने बताया, प्रकाश अगर जो सीधे डायरेक्ट पड़ रहा है तो इसीलिए विषुवतरेखी क्षेत्रों में जैव विविधता में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश सीधे पड़ता है। तो प्रकाश को आप याद रखिए। और ऊंचाई और तापमान को एक साथ हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हमें देखने को मिलती है। अगर जो ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। तापमान कम होने की वजह से आप विषुवतरेखी क्षेत्रों में भी वही वनस्पतियाँ देख सकते हैं जो टुंड्रा और टैगा में, अर्थात जो आपको अक्षांशीय विस्तार में आप जब देखते हैं वही आप वहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किलिमंजारो ले लीजिए। किलिमंजारो कहाँ, अफ्रीका का किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का। तो किलिमंजारो को जो आप देखेंगे तो आपको किलिमंजारो की चोटी पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि किलिमंजारो कहाँ है, किलिमंजारो तो आप अफ्रीका में है, सीधे सीधे गर्मी का मतलब इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे बर्फ कैसे जमी हुई वनस्पतियाँ आपको टैगा टाइप की भी देखने को मिल जाएंगी वनस्पतियाँ। तो आखिर ऐसा कैसे, क्योंकि ऊंचाई पर चलते चले गए 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता चला गया, इतनी ऊंचाई पर चले गए कि टेम्परेचर इतना घट गया कि वो सोने से भी नीचे चला गया वनस्पतियाँ, जैसे टेम्परेचर उसी तरीके से वनस्पतियाँ, क्योंकि लेकिन फिर उसी वनस्पति के अर्थात ऊंचाई से जब पर्वतों के नीचे की ओर आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता की प्रवणता। मैंने आपको इन्वायरमेंट में
बताया था, जिसके बारे में जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है। जब हम किसी पर्वत की ढलान से नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत से वनस्पतियों में अर्थात जैव विविधता में जो भिन्नता देखने को मिलती है वही जैव विविधता की प्रवणता है। लेकिन इन सबको आपस में मिला दीजिए, आपस में सभी क्या होते हैं, आपस में कारक हैं। इनको मिलाने के बाद में जो भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिलती है किसी एक पेड़ को उगने के लिए, तो वही उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, वो कैटेगराइज कर देंगे कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पर होंगी। तो थोड़ा सा अक्षांशीय आधार पर मैं कोई बेसिक तौर पे आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। अभी मैं आपको ये जो डिवीजन बता रहा हूँ, ये डिवीजन क्या है, एक हम फ्लैट तौर पर अर्थात क्षैतिज रूप से विभाजन कर रहे हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर मैं आपको भी इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्षैतिज रूप से विभाजन है। अगर जो पूरे जितने भी उच्चावच हैं, कोई भी पर्वत हो, चाहे वो एकाकांगुआ हो, चाहे आप एंडीज हो, चाहे जो भी पर्वत है, सबको काट के बराबर कर दीजिए, प्लेन कर दीजिए। फिर जब अर्थात जो वनस्पतियों में चेंजेस आएंगे किसके आधार पर, अर्थात अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो डिवीजन होगा उसको मैं बता रहा हूँ। तो उसको पहले देखते हैं, फिर हम आएंगे जब हम किसी विषुवत रेखीय में जब पर्वत मिल जाएगा तो उसके भी डिवीजन में बात बताएंगे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बारिश अधिक होने की वजह से क्या है, इस क्षेत्र में हमेशा तापमान भी अधिक रहता है, बारिश भी होती रहती है। तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर वनस्पतियाँ हमेशा कैसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, सदाबहारी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, अर्थात हमेशा यहाँ पे अर्थात विषुवतीय वन पाए जाएंगे। लेकिन इससे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पे क्या होगा, तापमान कम होगा। तापमान कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात उन क्षेत्रों में पाई जाएंगे। मानसूनी वन वगैरह इसमें आ जाएंगे, तो क्या होंगे, इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इसमें भी डिवीजन करेंगे, मानसूनी वन भी अर्थात कुछ पौधों में जैसे मैंने बताया कि जैसे ऊंचाई इस अक्षांशी, जैसे ये 0 डिग्री था, हम पहुंच गए 23.5 पे, तो 23.5 पहुंचेंगे तो सीधी बात है तापमान में भी कमी आएगी। तापमान में कमी के साथ साथ वर्षा में भी कमी आएगी। लेकिन पौधों की जो भिन्नता के आधार पर पौधे अपनी नमी बचाने के लिए क्या करेंगे, वक्त दर वक्त अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देंगे। इसके बाद में शीतोष्ण के बाद हम जो ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टैगा जो होती है। टैगा के बाद फिर देखने को मिलेगा टुंडा वनस्पतियाँ। टुंडा वनस्पतियाँ के बाद एक होती है जिसको पर्मा फॉरेस्ट बोलते हैं, अर्थात ऐसी वनस्पतियाँ जो परमानेंट क्या होती है, बर्फ में ढकी रहती हैं, जमी रहती हैं। तो ये हो गया डिवीजन। जैसे उत्तरी गोलार्ध में क्या, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में कर देंगे। लेकिन इसमें भी क्या किया गया, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। ये तो मुख्य रूप से मैंने बता दिया कि ये विषुवत रेखीय है, फिर ऊपर शीतोष्ण है, शीतोष्ण के बाद फिर टुंड्रा है, फिर टैगा है, फिर पर्मा फॉरेस्ट है। तो लेकिन इसमें भी जब आप देखेंगे तो कई कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी है, तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन देखने को मिल जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय देखने को मिल जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा, और मरुस्थलीय वन देखने को मिल जाएंगे। मरुस्थलीय वनस्पतियों के बाद में देखेंगे तो पर्वतीय वनस्पतियां अलग मिल जाएंगी। तो ये कैटेगराइज डिवाइड किया गया जो इन सबके, और एक आपको देखने को मिल जाएगी पश्चिमी तुल्य जलवायु, हम लोग पढ़ते हैं तो इन सब के बारे में देखेंगे, सभी मिलती हैं। लेकिन जो ये पार्ट है, ये वाला पूरा पोर्शन, मैं इसको वर्ड क्लाइमेट में खैर नहीं, अर्थात वर्ड वेजिटेशन में आपको बताऊंगा। वैश्विक वनस्पति की जब मैं बात करूंगा विश्व स्तर पर, तो उनके बारे में इनको बताएंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु की बात आ जाएगी, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों की बात आ जाएगी, ये सब हम डिवीजन उसमें बताएंगे। इन सब में भी जो बताया मैंने, इनका कुछ पार्ट क्या है, वो भारत में भी वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। जो इन सब में जो मैंने बताया उन्हीं मतलब जैसे मान लीजिए 20 प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो उनमें से कितने प्रकार भारत में हैं उनको मैं भारत के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि ये मैं इस वीडियो में भारत की वनस्पति के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें वैश्विक जगत की वनस्पतियों को इसमें शामिल नहीं करूंगा, सिर्फ भारत की वनस्पतियों की मैं चर्चा करूंगा। तो उन्हीं सब कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों को दृष्टिगत रखते हुए भारत में वनस्पतियों के वर्गीकरण को हम निम्न पाठ के आधार पर पढ़ सकते हैं, जिनमें से पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंध जान रहे हैं कि जीरो, थोड़ा सा आपको बता दूं उष्णकटिबंध क्या है। उष्ण है, कटिबंध है, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी मैप को एग्जाम्पल लीजिए, इसी को जान है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन के ऊपर कर्क रेखा,
या कैंसर लाइन नीचे की ओर मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न, तो ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र इसको हम बोलते हैं विषुवत सॉरी इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध बोला जाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर 66.5 पे जो एक रेखा बनी है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, नीचे की ओर है अंटार्कटिक वृत्त 66.5 पे। तो इन दोनों के इसके बीच का और इसके बीच को बोलते हैं शीतोष्ण, और इसके ऊपर पे शीत है। ये हो गया। तो हमें मेन रूप से इस पोर्शन को देखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर के ऊपर होती है उन क्षेत्रों को, वहाँ पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, लेटराइट पाई जाएगी। लेटराइट मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया अधिक होती है। बारिश बार बार होने की वजह से उसके जो पोषक तत्व हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक पहुँच जाती हैं और वहाँ पर बड़े आराम से उगते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात इसके परे दूसरी यहाँ पर नॉर्मल में खेती वगैरह ज़्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो खेती मान लीजिए निक्षालित मृदा में क्या होता है पोषक तो नीचे चले जाते हैं। तो जो खेती वाले पौधे तो इनकी जड़ी काफ़ी नीचे होती है, यहीं तक होती है, ज़्यादा नीचे नहीं पहुँच पाती, इसलिए खेती यहाँ पर ज़्यादा संभव नहीं है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है। बहुत अधिक बारिश होने की वजह से क्या होता है पौधे बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं और एक पौधा जैसे दूसरे से कंपटीशन होता रहता है कि हमसे तो तुम सवा से, वो थोड़ा बढ़ेगा वो उससे ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और काफ़ी पेड़ क्या होते हैं 40 से 50 मीटर तक 100 मीटर तक बताते हैं कि पहुंच जाते हैं, इतने ऊंचे पे चले जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये देखिए ये पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट के साथ साथ जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो मेघालय का क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से ये वनस्पतियाँ आप देख लीजिए, इसमें आप कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार तक इन क्षेत्रों में मिलेगा। ऊपर की आप देख लीजिए तो यहाँ पर ये मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्रों में, चेरापूंजी के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होती है खूब बारिश होती है। बारिश जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ऐसी कंडीशन पाई जाएगी। बारिश ज़्यादा है तो लेटराइट मिट्टी ज़्यादा है तो ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। उनमें आप उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों में आप वालसा का नाम सुनेंगे, वालसा जिससे बल्ले वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब पेड़ देखने को मिलेंगे। बांस भी आपको देखने को मिल जाएगा और महोगनी के पेड़ और भी टाइप के पेड़ आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो शुष्क पर्णपाती वन, एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बस शीत ऋतु की अवधि के दौरान का डिफरेंस है, उसको मैं भी आपको बताता हूँ क्या कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, शुष्क ऋतु में पतझड़, लकड़ी मुलायम, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सागौन, साल, ताड़, शीशम आदि पेड़। ये तो हो गई वन लाइनर बातें जो मैंने लिखी हुई, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, आप देखिए ये इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा हूँ, एक है शुष्क और एक है आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब जहाँ पर क्या होगी बारिश होती हो, अर्थात मानसूनी वन के ऐसे चीज जहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती हो, अर्थात मानसून के टाइम पे बारिश होती हो, उनको बोलते हैं। क्योंकि जब गर्मी का सीजन आता है, जब काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है, तो ये क्या करते हैं ये पौधे क्या करते हैं अपनी पत्तियां वगैरह गिरा देते हैं। दोनों की क्वालिटी यही है, आर्द्र चाहे शुष्क हो, ये गर्मी के टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो कम हो सके। जून के महीने में आप देखेंगे आपको शीशम जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिराए हुए आपको देखने मिल जाते हैं। ये इसलिए गिरा देते हैं ताकि वो गर्मियों के मौसम में गर्मियों के मौसम में इनके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो कम हो, ताकि अपनी नमी बचा सके, क्योंकि उनको अपनी जून भी क्रॉस करना है। जुलाई में बारिश होगी तो अपने आप से फिर उनमें नई पौधों की कोपलें वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगी। तो याद रखिएगा शुष्क है आर्द्र। शुष्क में थोड़ा सा बारिश, अर्थात शुष्क में जब ड्राई का सीजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आर्द्र में क्या होता है ड्राई का सीजन थोड़ा कम होता है, बारिश वगैरह होती रहती है शुष्क के बाद। तो बारिश के अर्थात जिस हिसाब से बारिश होगी उस हिसाब से इनको डिवीजन कर दिया जाएगा। तो जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन इधर से मानसून उठा, जब मानसून उठेगा तो बारिश कहाँ होगी, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ऊपर की ओर आप ले लीजिए तो आसाम का क्षेत्र हो गया, उत्तरी यूपी हो गया, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में खूब बारिश होती है। जब अधिक बारिश होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत ये क्षेत्र रखा जाता है। इनमें याद रखिएगा ये वाला पूरा सेक्टर आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है।
दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, ये सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा है। शुष्क पर्णपाती वन का मतलब कि थोड़ा जिसमें ड्राई सीजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता हो, इसलिए उनमें आप देखेंगे तो ये वाला पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र आप ले लीजिए, तो इनमें आप एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे तो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, इधर आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, इन सब क्षेत्रों को क्या होता है, ये सब क्षेत्र क्या होते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। पूरा क्षेत्र नहीं आता, जैसे मैंने मैप बनाया उसी आधार पर समझ लीजिए ये वाला क्षेत्र आता है। और भी इनमें कैटेगराइज किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर जाने की कोई खास जरूरत है नहीं, तो इसको याद रखिएगा, ये वाला क्षेत्र इसी में आता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, दरअसल अभी मैंने जैसे बताया था, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इनकी लकड़ियों का हम खास यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लकड़ियों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। अर्थात एक पेड़ यहाँ मिले, इससे मतलब कि एक पेड़ जैसे लगा हुआ है कोकोआ का, चॉकलेट का पेड़ है, दूसरा कई वालसा का पेड़ है, तीसरा कोई और है, चौथा कोई और है, इसलिए आप उसको इमारती लकड़ियों में उसका यूज नहीं कर सकते, उसको काटना में क्या बड़ी बड़ी समस्या है। खैर अब तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही, पेड़ काटे ही जा रहे हैं, तो लोग हर जगह अपने रहने के लिए बांस वगैरह बना रहे हैं, तो लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये व्यवसायिक दृष्टि से ये पेड़ बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आते, क्योंकि इनमें एक ही पेड़ की विविधता नहीं पाई जाती कि एक तरफ से शीशम के पेड़ लगे हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में वनों की बिल्कुल एक कतार सी होती है, अर्थात एक ही जैसे पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनका दोहन भी खूब किया जाता है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण लकड़ियाँ होती है, सागौन हो गया, साल हो गया, सागौन इमारती लकड़ी होती है, आप कोई बेड वेड लेने जाइए बोलेगा सागौन का है, सब बेड उससे थोड़ा महंगा ही देगा। तो ताड़ हो गया, शीशम हो गया, शीशम देखिए इमारती लकड़ी शीशम भी है, ये सब क्या पाए जाते हैं। कटीले वन की बात करेंगे, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कटीले वन। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर खैर भारत में उसका डिवीजन नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो गर्मियों में अपनी पत्ती गिराते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो सर्दियों में अपनी ठंड से बचने के लिए पत्ती गिरा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आसपास के इस टाइम पे पेड़ों पर नज़र कीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से पेड़ आपके नज़र में हैं जो इस टाइम पे पत्ती गिराए हुए हैं, तो वो सब किसमें, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आ जाए। खैर कटीले वन में आते हैं, इनमें वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 से 200 सेंटीमीटर की, जिसमें 70 से 100 है वो शुष्क है, और 100 से 200 के बीच में शीत मतलब आर्द्र वाला है। अब 70 से जो होगी, इसमें कटीले वन आएंगे, कटीले वनों में हम देखेंगे तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों में पाए जाएंगे। बबूल, खजूर, नागफनी इनमें मुख्य हैं। तो ये वाला क्षेत्र आप ले लीजिए, ये क्या है, ये वाला क्षेत्र इसमें आएगा, ये वाला क्षेत्र है। इनमें आप देखेंगे तो बबूल के पेड़ मिलेंगे, खजूर के पेड़ मिल जाएंगे, ये ऐसे पेड़ होते हैं, स्टैमलिस्ट के पेड़ मिल जाएंगे, तो ये सब पेड़ अकेसिया जिस बबूल को ही बोलते हैं, तो ये सब पेड़ आपको मिल जाएंगे। तो इनमें क्या होता है, इनकी जड़ें वगैरह काफ़ी अंदर, कांटे एक तो कांटेदार होते हैं, कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें पत्तियां क्या होती, कांटों का रूप ले लेती हैं, ताकि क्या हो कि इनके अंदर की नमी बची रहे, और ये क्या हो अपनी जो नमी है उसको बचाए रखें। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि जब पत्तियां बड़ी होंगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, खूब तेज धूप पड़ेगी तो पत्तियां बहुत तेजी से सूख जाएंगी। और जो इनके जो तना होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तना काफ़ी, बबूल के तने को कभी छेद के देखिएगा तो आपको पता चलेगा, काफ़ी मोटा तना होता है, और एक इस तने के अंदर क्या होता है, अपने पानी वगैरह ये काफ़ी बचा करके रखते हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, इनमें आप देख लीजिए तो एग्जाम्पल के तौर मैंने बताया बबूल हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, नागफनी के जैसे पेड़, और गूदेदार होते हैं, जो छोटे पेड़ हैं उनमें गूदेदार पौधे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एलोवेरा वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कटीले वन। उसके बाद में आएंगे हम पर्वतीय वनों में। पर्वतीय वनों में आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, लेकिन एक नॉर्मल में पर्वतीय वनों, इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनकी ये क्या होता है, बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे आपको दिखेंगे, बिल्कुल इनका उल्टा वी के जैसे शेप होता है, ताकि इनकी पत्तियां काफ़ी नुकीली होती, सुई के जैसी नुकीली, और नुकीली होने के पीछे कई कारण है, ताकि बर्फ जब इनके ऊपर बर्फ गिरे तो बर्फ नीचे चली जाए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके, इसलिए यहाँ पर आप